लोगों को मेरा नमस्ते। बेटा पिछले वाले 18 वाले लेक्चर में आपका टॉपिक चल रहा था सांद्रता की इकाइयाँ, और सांद्रता की इकाइयों के अंदर आप लोगों ने पहला जो टॉपिक पढ़ा था आयतन आयतन प्रतिशतता, दूसरा पढ़ा था आप लोगों ने द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, तीसरा पढ़ा था आप लोगों ने द्रव्यमान प्रतिशतता, और चौथा पढ़ा था आप लोगों ने बेटा मोलरता। ठीक, और मोलरता के बारे में आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में बता ही दिया। अब मोलरता से संबंधित एक प्रश्न तो पहले एक ताप का प्रभाव बताया था। मैंने ताप के प्रभाव में ये बताया था कि ताप बढ़ाने पर किसी भी विलयन की जो मोलरता है उसमें क्या होती है बेटा, कमी होगी। कारण क्योंकि जब आप लोग ताप बढ़ाओगे तो आयतन में वृद्धि होगी। जब आयतन में वृद्धि होती है तो अपन जानते हैं कि मोलरता आयतन की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसलिए वहाँ पर कमी होगी। अब दूसरी बात है कि आप लोगों से ये प्रश्न पूछा जाए जैसे कि आप NaOH का m/5 विलयन कैसे बनाओगे, ये कैसे बनाना है आपको, बनाओगे। ठीक है बेटा, कैसे बनाना है यूं कह सकते हैं। तो हाँ, तो आप लोग इसके बारे में अब बात पहले सुन लो बेटा। आप लोगों को NaOH का m/5 बनाना है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भाई आपको 1m सॉल्यूशन बनाना है, अपन 1m सॉल्यूशन का मतलब जानते हैं सबसे पहले कि NaOH का अणुभार जो होगा कितना होगा बेटा, 23 + 16 + 1 = 40 है, अपन जानते हैं। दूसरी बात, आपका मोलरता वाला सूत्र बेटा m बराबर क्या होता है, विलेय का भार जिसको आप लोग WB बोला था, विलेय का अणुभार जिसको आप लोगों ने MB बोला था, इंटू विलायक का आयतन जिसको आप लोगों ने VAML में बोला था, और इंटू आपने किससे गुणा किया था बेटा, इसको 1000 से। तो ये आप लोगों का किसका सूत्र था, एक मोलरता ज्ञात करने का सूत्र है। अब आप लोगों से सबसे पहली बात है कि यदि आप लोग 1 लीटर जल के अंदर आप लोग क्या डालो, NaOH डालोगे, कितना, 40 ग्राम। यदि आप लोगों ने NaOH डाला है भाई 1 लीटर जल के अंदर कितना डाला है, 40 ग्राम NaOH डाला है, तो उसकी जो मोलरता होगी वो 1m होगी। अब बात है कि आप क्या करना, सबसे पहले कि इस 40 के अंदर 5 का भाग दोगे, और 5 का भाग देंगे तो कितनी बार गया, 8 बार गया, 8 × 5 = 40। ठीक है, 8 ग्राम NaOH को तोलना, और तोलने के बाद 1 लीटर के अंदर जब विलय करोगे तो उस विलयन की जो मोलरता होगी वो कितनी आ जाएगी, m/5 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों से प्रश्न ये पूछा कितना ग्राम डालें, तो आप लोगों को 8 ग्राम NaOH को 1 लीटर के अंदर घोलोगे, और घोलने के बाद जो विलयन प्राप्त होगा वो m/5 प्राप्त होगा। 1m की बात करो तो 40 ग्राम, m/10 की बात करो तो इसमें कितना घोलोगे, 40, 10 कर रहे हो तो 40 में 10 का भाग दोगे तो 4 जाएगा। तो अब इसका मतलब है कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि आप लोगों को विलयन कैसे तैयार करना है, क्योंकि ये काम लैब में होता है कि बेटा आपको m/20 सॉल्यूशन बनाना है। आपसे प्रश्न पूछे कि भाई NaOH का m/20 विलयन कैसे प्राप्त करोगे, तो मोटी सी बात है कि 40 के अंदर किसका भाग देंगे, 20 का, कितनी बार गया, 20, 0 0 और ये 2। तो 2 ग्राम NaOH को लोगे 1 लीटर के अंदर जब विलय करोगे तो वो विलयन होगा आप लोगों का m/20। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मैंने बेटा पिछले वाली उसी की बात बताई थी। तो ये विलयन आप लोग ऐसे प्राप्त करना। फिर अगली जो सांद्रता की इकाई है वो सांद्रता की इकाई है बेटा मोललता। और मोललता को स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं, पहले सुन लो। अब 1 किलोग्राम, यहाँ क्या लोगे, 1 kg, 1 किलोग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या या मात्रा बोल सकते हो, संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो इसमें क्या अंतर आया,
जब अपने विलियन लिया तो मोलरता ली थी तो वहाँ 1 लीटर आया था। यहाँ अगर क्या लेना है 1 किलोग्राम लेना है, ध्यान रख लेना। अब सूत्र की बात करो भाई, मोललता बराबर क्या है बेटा, मोललता बराबर विलेय का भार काय में। यदि ग्राम में दे रहा है तो ग्राम में देख लेना, किलोग्राम में दे रहा है किलोग्राम देगा, जो मन में आए वो देख लेना, जो आपके सवाल में दिया हो वो लिखनी है आपको, बटा विलेय का अणुभार। किसका बेटा, विलेय का अणुभार इंटू विलायक का भार, या विलायक का भार बोलोगे या द्रव्यमान बोलोगे, विलायक का द्रव्यमान काय में, ग्राम में ले रहे हो तो 1000 से इसको गुणा कर देना, और किलोग्राम में ले रहे हो तो कुछ भी मत करना। समझ में आ गई बात। तो ग्राम में लिया तो इसलिए हमने इसको 1000 से गुणा कर दिया। फिर माना वही विलेय का भार बराबर WB, विलेय का अणुभार बराबर क्या आएगा MB, और इंटू विलायक बोलोगे आप लोग, विलायक का भार है तो इसको आप MA बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, MA बोल सकते हैं। तो अपने सूत्र क्या हो जाएगा, अपना सूत्र होगा यहाँ पर, आप सूत्र बोलो स्मॉल m बराबर, ठीक है, मोललता को स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं, मोलरता को कैपिटल M से करते हैं, ध्यान रख लेना। m बराबर विलेय का भार क्या हुआ बेटा WB, इंटू क्या कर दिया 1000, काय लेगा क्यों किया इसको, ग्राम में मात्रा लेंगे हम। विलेय का अणुभार क्या है, विलेय का अणुभार MB अपॉन यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान क्या है MA किस में ले रहे हो आप लोग, यहाँ पे MA को अपन ने ग्राम में लिया है। जब ग्राम में लोगे तो उस कंडीशन में आप लोग इसको 1000 से गुणा करोगे। समझ में आ गई बात, पहली बात। उसके बाद ये तो होगी बेटा इसकी परिभाषा। अब यहाँ पर वही ताप का प्रभाव, भाई मोललता पर ताप का प्रभाव क्या है। देखो बेटा, यहाँ पर जब अपन ने मोलरता ज्ञात कर रहे तो यहाँ पर आयतन था। अपन जानते हैं कि भाई किसी भी चीज़ को जब गर्म करते हैं तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। जब गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है तो आयतन बढ़ता है, और आयतन क्या था यहाँ पे, मोलरता के व्युत्क्रमानुपाती था, अर्थात ताप बढ़ाने पर मोलरता बेटा घट गई थी है। अब यहाँ पर कौन सा पद है, द्रव्यमान का पद है, और द्रव्यमान पर यदि आप लोग ताप बढ़ाओगे तो उस कंडीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। द्रव्यमान यूँ क्यों रहेगा भाई गर्म कर रहे हो कुछ भी, 1 किलो तो 1 किलो रहेगा, 2 किलो होने वाला नहीं है, या फिर वो 900 ग्राम नहीं होने वाला। अर्थात कहने का मतलब है मोललता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या होता है बेटा, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और नहीं पड़ता क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर इसके पद में क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान पर ताप का कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए ताप घटाओ या बढ़ाओ मोललता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है बेटा, पहले मोललता की परिभाषा, 1 किलोग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता बोलेंगे। सूत्र क्या हो जाएगा, मोललता बराबर विलेय का भार ग्राम में अपॉन विलेय का अणुभार इंटू विलायक का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 1000 कर लेना। ठीक, फिर इस सूत्र को आप लोग इसको वापस, फिर उसके बाद क्या लिखोगे, मोललता पर ताप का प्रभाव, फिर उसके बाद क्या लिखोगे, मोललता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ताप बढ़ाने पर द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ताप बढ़ाने पर द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं है, तो मोललता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अब आप लोगों को सवाल किस प्रकार से होगा, ये तो अपनी परिभाषा हो गई, और परिभाषा के बाद इसका ताप का प्रभाव हमने देख ही लिया था, और अगला सवाल लेंगे अब, है ना। ठीक है बेटा, अब सवाल है कि आप क्या ले रहे हो, 20 ग्राम Na2CO3, Na2CO3 क्या है, सोडियम कार्बोनेट। 20 ग्राम Na2CO3 को 500 ग्राम H2O में विलय किया गया है तो विलयन की मोललता ज्ञात करो। ठीक है बेटा, अब आपको विलायक दिख रहा है, आपको विलेय दिख रहा है, तो कहने का मतलब है विलेय का भार
बराबर कितना ग्राम बेटा? 20 ग्राम। ठीक है, विलेय का भार कितना है? 20 ग्राम। अपन को विलेय के अणुभार की भी आवश्यकता है, तो विलेय का अणुभार मतलब Na2CO3 का अणुभार, Na2CO3 का अणुभार बराबर, देखो बेटा Na का क्या होता है 23, C का क्या होता है 12 और O का कितना होता है 16। तो यहाँ पर 23 इंटू 2 करोगा कि नहीं करोगा भाई? 23 दुआ 46 प्लस एक कार्बन है तो क्या कर दोगे बेटा 12 प्लस ऑक्सीजन 3 है, एक का 16 तो 3 का क्या हो गया 48, अर्थात हम कह सकते हैं 16 इंटू 3। अब कितना है 23 दुआ 46 प्लस 12 और प्लस 48। ठीक है बेटा, अब आप इनको सबको जोड़ोगे तो 12 और 48 तो हो गए 60, 60 में 46 जोड़ोगे तो 106 हो गया। तो इसका अणुभार कितना आया 106 आया। ठीक है बेटा, अब विलायक का आयतन कितना है बेटा? नहीं सॉरी, विलायक का भार कितना है? विलायक का भार बराबर कितना दे रखा है 500 ग्राम दे रखा है, जो Na जल है। तो M बराबर क्या हुआ बेटा? M बराबर WB अपॉन MB इंटू MA। ठीक है बेटा, MA काय में लिया ग्राम में, इंटू क्या कर दिया 1000 कर दिया। तो ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू है बेटा WB की। ठीक है, ये वैल्यू काय की है? ये बेटा MB की, और ये वैल्यू काय की है बेटा? ये बेटा वैल्यू MA की। सही है, तो यहाँ वैल्यू आप लोगों की हो ही गई, और इस वैल्यू को आप लोग रखोगे तो M बराबर छोटा m बराबर कितना करोगे 20 इंटू 1000, 20 इंटू 1000 बटा 106 इंटू 500। अब बराबर आपका आंसर आ ही जाएगा। इसमें आप लोग काटना पीटना भाग देना। ठीक है, उसके बाद आप लोग इसकी मोललता आसानी से ज्ञात कर सकते हो। शून्य से शून्य काट दो 2 से, फिर कितना हो गया बेटे 200 हो गया। अब इसको गुणा करोगे तो पॉइंट के समथिंग आएगा। तो क्या अपन जानते हैं ये 6 पंचा 30 और 100 के हिसाब से बोले तो ये 400, 530 तो यही हो गया। 530 में 530 का 200 के अंदर भाग दोगे, 200 को फिर 2000 करोगे तो पॉइंट लगा देना, फिर 2000 में 530 का भाग दे देना, कितनी बार आ जाए पॉइंट के 2-3 अंक तक आप लोग इसकी मोललता को ज्ञात कर लेना। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा एक मोललता संबंधी प्रश्न। एक सरल सी बातें हैं, कोई ज़्यादा बड़ा काम है नहीं। ये देखना पहले विलेय का भार जो सवाल में दिया हुआ है, विलेय का अणुभार आप लोग ज्ञात कर ही सकते हो, विलायक का भार कितना दिया हुआ है वो देख लेना। ठीक है बेटा, इसको बोलोगे आप लोग मोललता संबंधित प्रश्न है, और इसको हल कर लेना, और जहाँ हल करोगे तो उसके बाद छोटा m लिख देना। जो भी आंसर आए, जैसे आया 0.531 छोटा m कर देना, ये इसकी मोललता हो जाएगी। कैपिटल M लगाओगे तो मोललता हो जाती है। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा मोललता संबंधी बात। अगली सांद्रता की इकाई है, और अगली जो सांद्रता की इकाई है वो है बेटा मोल भिन्न है। मोल भिन्न करके बोलेंगे, वैसे सांद्रता की इकाई बोल सकते हैं इसको मोल भिन्न, या इसको बोलोगे आप लोग मोल अंश। क्या बोलोगे? मोल अंश। ये मोल अंश लिखेंगे, लेकिन इसको अगले वाले टॉपिक्स में लेंगे छोड़ो। इसके बाद एक दूसरा ले लेते हैं, इसको मोल भिन्न नहीं, इकाई अगली ले लेते हैं जो भी चल रही है आपकी 5वीं 6ठी, और वो है बेटा फार्मलता। ये लेते हैं पहले, तो उसको अगले वीडियो में लेंगे। फार्मलता, ठीक। मोलरता 4थे नंबर की थी, मोललता 5वें नंबर की थी, और फार्मलता आपकी कौन से नंबर की हो गई 6ठी। और इसको आप लोग कैपिटल F से इंडिकेट करोगे, ध्यान रख लेना। किससे? कैपिटल F से। अब देखो यहाँ पर फार्मलता में क्या होगा, किसी विलयन के, यहाँ पर किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के सूत्र भारों की संख्या को विलयन की फार्मलता कहते हैं। विलयन की क्या बोलोगे बेटा? फार्मलता कहते हैं। अब एक बात बताओ, तुमको थोड़ा सा याद आएगा कि मैंने आपको अणुभार भी बताया था, तो मैंने आपको परमाणु भार भी बताया था, और मैंने आपको सूत्र भार भी बताया था।
जैसे आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी, याद हो तो तुम्हारे, NaCl सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में 23 प्लस और Cl का कितना होता है 35.5, तो 35.5 जब जोड़ोगे तो हो जाएगा बेटा ये 58.5 हो गया। तो 58.5 NaCl का सूत्र भार कहलाएगा। आपको मैंने बताया कि किसी भी यौगिक की संरचना यदि क्रिस्टलीय संरचना है और क्रिस्टलीय संरचना का जो भार होगा अर्थात द्रव्यमान होगा या अणुभार बोल सकते हैं उसको, इस अणुभार को कहने का मतलब है कि वे यौगिक जिनको जल में घोलने पर वियोजन हो। वियोजन का मतलब जैसे NaCl को अपन घोलेंगे तो ये Na प्लस Cl माइनस में टूटेगा कि नहीं टूटेगा, टूटेगा। अर्थात वे यौगिक जिनका जल में घोलने पर वियोजन हो, वियोजन का मतलब भागों में विभाजित, या फिर संगुणन हो, संगुणन का मतलब दो इकाई जब आपस में जुड़ती है तो संगुणन होगा। जैसे एसिटिक अम्ल की बात करते हैं, एसिटिक अम्ल, जब एसिटिक अम्ल को घोला जाता है तो इसके दो अणु आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा बंधित हो जाते हैं। कहने का मतलब ये तो कहलाएगा वियोजन। क्या कहलाएगा, इसको बोलोगे आप लोग वियोजन का मतलब है कि वे क्रिस्टलीय यौगिक जिनको जल में घोलने पर वो अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं तो वो घटना कहलाते हैं वियोजन। फिर वे यौगिक जिनको जल में घोलने पर उसके दो अणु आपस में मिलकर एक डाइमर बनाते हैं, द्विलक बनाते हैं, तो उसको बोलोगे आप लोग संगुणन। अब संगुणन कहने का मतलब है कि एसिटिक अम्ल किस प्रकार से संगुणित होता है। यहाँ पर ये एसिटिक अम्ल की बात करो तो ये एक एसिटिक अम्ल का अणु दिखाई दे रहा है, ये एसिटिक अम्ल का एक अणु CH3CD1OH। फिर दूसरा अणु भी इस प्रकार से, ये आपका CH3, यहाँ पर ये C, ये द्विबंध O और ये O और ये H। तो दो अणु के अंदर यहाँ पर जब हाइड्रोजन परमाणु किन्हीं दो विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य फंसा हो, कहने का मतलब देखो इधर भी ऑक्सीजन इधर के बीच में फंसा है, इधर भी ऑक्सीजन इधर भी ऑक्सीजन बीच में फंसा है, मतलब जब हाइड्रोजन परमाणु किन्हीं दो विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य फंसा हो तो ये कहलाता है हाइड्रोजन बंधन। तो यहाँ पर यदि देखें तो यहाँ पर इसका जो अणुभार होगा वो 60 है। 60 कैसा है समझ में आ गया होगा आपका, 12 दूआ 24 और 16 दूआ 32 और 32 और 4 36, 36 और 24 60। अर्थात एसिटिक अम्ल का अणुभार होता है 60, लेकिन ये डाइमर बन गया, अर्थात यहाँ पर ये क्या बन गया द्विलक बन गया। तो इसका जो अणुभार आया वो बेटा इसका दुगुना आएगा, अर्थात 2 करोगे गुणा तो ये होएगा बेटा 120। तो ये है बेटा संगुणन की घटना। अर्थात हमें कह सकते हैं कि एसिटिक अम्ल का सैद्धांतिक अणुभार, सैद्धांतिक जो आप लोग लिख के निकालते हो, लिख के निकालोगे तो 60 आएगा, लेकिन जब इसका विलयन बनाओगे तो इसके दो कण क्या होंगे आपस में जुड़ेंगे, डाइमर बनाएंगे और उसका सैद्धांतिक मतलब प्रायोगिक अणुभार आता है 120। समझ में आ गई। तो कहने का मतलब है वे यौगिक अर्थात यहाँ पर जो विलेय पदार्थ है ना उनका संगुणन या वियोजन होना चाहिए और उनकी जो सांद्रता की इकाई होती है वो फार्मलता से ज्ञात करते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे 20 ग्राम NaCl को 500 ml जल में विलय किया गया है तो विलयन की फार्मलता ज्ञात करो, ज्ञात हो जाएगी। फिर एसिटिक अम्ल की यदि अपन बात करें तो यहाँ पर जो आप सूत्र लिखेंगे सबसे पहली बात है कि देख लेना बेटा संगुणन का मतलब तो क्या हुआ, दो अणु जुड़ना, डाइमर बन गया, 120 आएगा इसका हाइड्रोजन बंधन के कारण। और यहाँ की बात कर रहे हो NaCl की बात कर रहे हो तो Na प्लस Cl इसका वियोजन हुआ। अब सवाल है आप लोगों का मतलब वे यौगिक जिनका वियोजन या संगुणन होगा ना उनकी सांद्रता की इकाई क्या होगी, फार्मलता होगी। और फार्मलता का सूत्र अपन क्या कैसे लिखेंगे, F बराबर विलेय का भार, विलेय का भार जो आपको सवाल में देगा अपॉन विलेय का सूत्र भार लिखोगे। यहाँ पे क्या लिखोगे, सूत्र भार लिखना है। फार्मलता में सूत्र भार, मोलरता में अणुभार लिखा था अपन ने और मोलरता में भी अणुभार लिखा था, इनटू विलायक का आयतन, विलायक का आयतन विलयन बोल सकते हैं आप कोई बात, इनटू यदि इकाई में है ml में है तो आपको 1000 से गुणा करना पड़ेगा और लीटर में है तो 1000 से गिनने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एग्जाम्पल 20 ग्राम या अपन कह सकते हैं 58.5 ही लिख देते हैं, 58.5 ग्राम NaCl को 1 लीटर जल में विलय किया गया है, विलय किया गया है तो
तो विलयन की फार्मलता ज्ञात करो। ठीक है बेटा, तो आप लोगों को सीधा दिख रहा है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात है विलय का भार कितना दिया है 58.5, सही है। विलय का सूत्र भार कितना है, विलय का सूत्र भार अपन निकालेंगे तो विलय का सूत्र भार NaCl का सूत्र भार बराबर Na का होता है बेटा 23 और Cl का होता है 35.5 बराबर आएगा बेटा 58.5, सही है कि नहीं है भाई 58.5 है। तो अब सूत्र रखोगे भाई F बराबर क्या आ गया, विलय का भार कितना दिया है सवाल में 58.5 दिया है अपॉन विलय का सूत्र भार कितना दिया है अपने निकाला अभी 58.5, ठीक है बेटा। अब आयतन की बात हो रही, 1 लीटर जल में विलय कर रहा है, ठीक है। 1 लीटर का मतलब 1 ही लिख दें यहाँ पे भाई, 1 लीटर बोला है उसने, अपन 1 लिखे तो 1000 से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि लीटर को मिलीलीटर में 1000 से करो तो बात वही पड़ेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 1000 से गुणा मत करना। अब आंसर क्या आएगा बेटा इसका 1F आएगा कि नहीं आएगा 1F भाई। इसमें इसका भाग दो, बच गया 1 बारी जाएगा, इंटू 1 से 1 गुणा करोगा तो 1 ही बचेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 1F, अर्थात इसकी जो फार्मलता होगी वो 1F होगी। फिर अगला सवाल, ये तो सामान्य सा जब इसका संगुणन हुआ। अब ये परिभाषा मैं मिटा देता हूँ, मिटाने के बाद एक सवाल लेते हैं एसिटिक अम्ल का, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे भाई 60 ml एसिटिक अम्ल, जिसको सिरका बोला जाता है बेटा, है ना। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है CH3CdOO और ये S। तो 60 ml एसिटिक अम्ल को 500 ml H2O में विलय किया गया है, तो विलयन की फार्मलता ज्ञात करो, ठीक है बेटा। अब विलयन की फार्मलता ज्ञात कर रहे, देखो मैंने आपको बताया कि एसिटिक अम्ल का संगुणन होगा तो 60 × 2 बराबर इसका सूत्र भार आप 120 लिखना बेटा, सुन लो मेरी बात। यदि एसिटिक अम्ल ना हो और क्या हो बेंजोइक अम्ल हो, C6H5COOH का नाम बेंजोइक अम्ल है, और बेंजोइक अम्ल का सैद्धांतिक अणुभार जो आएगा वो आएगा 12×6 = 72 और 12×7 = 84 मतलब यहाँ पर इसका जो अणुभार ये आएगा 122 आएगा, और इंटू 2 करोगे इसका भी संगुणन हुआ तो यहाँ पर ये लिखोगे 244 और यहाँ पर कितना लिखोगे 120। यदि यहाँ सवाल पूछा कि एसिटिक अम्ल नहीं बेंजोइक अम्ल है, तो बेंजोइक अम्ल का 244 करना अर्थात दुगुना करना, क्योंकि अम्ल का क्या होता है बेटा संगुणन होगा। तो अब सवाल समझ में आया। विलय का भार कितना लिखोगे 60 ml करोगे। सबसे पहली बात है कि F बराबर आपका विलय क्या है, इस सवाल की बात कर रहे हैं अपन। अब 60 आया कि नहीं आया, हाँ बेटा। अब कितने ml में घोल रहे हैं इसको, अब नीचे क्या आता है सूत्र भार। एसिटिक अम्ल का सूत्र भार जो होगा 120 होगा, कारण एसिटिक अम्ल को जब जल में घोलोगे तो इसका क्या होगा संगुणन होगा, अर्थात ये 2 अणु आपस में जुड़ेंगे हाइड्रोजन बंध के द्वारा, इसीलिए जस्ट दुगुना करना तो सूत्र भार आ जाएगा 120 इंटू कितने में घोला है 500 में, और इंटू क्या कर दोगे बेटा 1000 कर दोगे। 1000 करोगा तो आपका 2 से 2 काटो और आप लोग यहाँ पर आराम से कर सकते हो जो भी आंसर आने वाला है। तो F बराबर जो भी वैल्यू आई आप लोग लिख दोगे, ठीक है। दूसरी पहली बात ये सोचने की इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ वापस कि अम्ल जो हो एसिटिक अम्ल हो 60 का 120 करना। पहले तो अणुभार निकाल लेना, अणुभार निकालोगे तो इसका क्या बन जाता है डाइमर बनेगा, अर्थात द्विलकीकरण होगा, 2 अणु आपस में जुड़ेंगे हाइड्रोजन बंध के द्वारा। यहाँ 120 लिखोगे। बेंजोइक अम्ल यदि दिया है तो उसका तो अणुभार निकलता है 122, तो दुगुना करोगे तो हो जाएगा 244। यदि यहाँ पर चेंज हो जाए तो आप लोग इस प्रकार से आसानी से कर सकते हैं। मेन बात फिर याद रखना, अम्ल यदि कोई दिया हुआ है तो उस कंडीशन में उसको दुगुना कर लेना, जो भी आए उसका अणुभार, तो वो उसका क्या कहलाएगा सूत्र भार कहलाएगा, ठीक है बेटा। तो ये था बेटा फार्मलता से संबंधित बातें। उसके बाद अगला जो टॉपिक है, अगली जो इकाई है बिल्कुल सरल सी है, और उस इकाई का नाम मैंने पहले भी लिखा था, और वो है बेटा मोल भिन्न या फिर मोल अंश होगा, ठीक है बेटा।
अब इस वीडियो में तो ये ठीक है, अगला वीडियो अपन लेंगे जो आपको बढ़ेगा 20 और उसके लिए जो आप लोग वो टॉपिक होगा